नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% दोस्तों लड़ने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहले वीडियो को एक बार लास्ट तक देखो और अच्छे से पहले समझ लो, फिर बाद में हम चाहे तो इसका पीडीएफ लेकर आप इसको एक बार लिख कर याद कर लेना, लेकिन पहले समझ लो क्योंकि समझने से और सुनने से ना क्वेश्चन फटाक से याद हो जाता है, ज़्यादातर लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो पीडीएफ कैसे मिलेगा आप लोगों को? पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि मैं परीक्षा से पहले आप लोग वीवीआई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोस्तों करा देता हूँ और आपको पीडीएफ देकर भेज देता हूँ ताकि आप लोग एक बार देख लो। जैसे कि संस्कृत में आप लोग देख के गए तो बहुत हेल्प मिला था ना, संस्कृत में पूरा लड़ा था ना। तो जिसको भी दोस्तों पीडीएफ लेना है या फिर ग्रुप में जुड़ना है तो ये मेरा नंबर है दोस्तों, ये मेरा नंबर नोट कर लो 92445907 लास्ट में दोस्तों 99। ठीक है ना। इस नंबर पर मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ, बस इस नंबर पर एसएमएस कर देना, हाय नहीं तो हेलो लिखकर, हाय हेलो लिखकर एसएमएस कर दोगे ना तो मैं आप लोगों को ना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना। तो देखो आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, पहला नंबर आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या समझते हैं और क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो उत्तर में लिखना, वैसे कंपनी जो अपना उत्पादन विश्व के कई देशों में रखती हो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। यह कंपनी अपने उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन करने के लिए अपना संयंत्र स्थापित करती है जहां उन्हें संसाधन की पूर्ति हो सके, जैसे नोकिया मोबाइल हो गया, कोका कोला हो गया इत्यादि। यानी दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं जो विश्व के किसी भी मतलब कि कोने में, विश्व के किसी भी देश में ना वो अपनी वो अपनी कंपनी को स्थापित कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और दोस्तों इसका मेन मकसद होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है ना वो ज़्यादातर उन्हीं हिस्सों में खोली जाती है जिस हिस्से में देखा जाता है कि अगर मैं यहाँ पर कंपनी खोलूँगा तो यहाँ का जो एरिया है वो कितना एरिया को ये कवर करेगा, यहाँ पर बिक्री होगा कि नहीं होगा। जैसे देखो चाइना वाला जब भी फ़ोन मतलब ना कोई लॉन्च करता है सबसे पहले इंडिया में भेज देता है, तो इंडिया में लोग चाइनीज़ फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोग खरीद लेते हैं, उसका व्यापार ज़्यादा बढ़ता है। वैसे दोस्तों हमारा नोकिया मोबाइल है, कोका कोला दोस्तों इंडियन ब्रांड है कि नहीं है दोस्तों? मतलब नहीं, इंडियन ब्रांड नहीं है, मतलब कि कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया बहुराष्ट्रीय कंपनी है और सैमसंग बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये दोस्तों विश्व के स्तर पर होती है ना, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी सब हो जाएगा। और देखो अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है ना, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया है दोस्तों? औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह दोस्तों प्रभावित किया? देखिए, जब जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीद कर बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिए ना, तो अपनी ज़मीन बेच देने वाले छोटे छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। बाकी किसान 2 वक्त की रोटी के लिए ना मजदूर करने के लिए आसपास के शहर पहुंच गए। इस प्रकार औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को क्या किया? प्रभावित किया। मतलब ना जो जमींदार थे ना वो जितने भी छोटे मोटे किसानों के छोटे मोटे खेत नहीं होता, किसी किसान का 1 कट्ठा खेत होगा, किसी का 2 कट्ठा, किसी का आधा कट्ठा, तो छोटे मोटे खेतों को जमींदार खरीद कर वहाँ पर बड़ा कंपनी मतलब ना कुछ स्थापित वो किया। तो जिनके पास थोड़ा ज़मीन था वो बेच दिया। अब वो किसान 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर कमाने चले गए। और इसी प्रकार दोस्तों क्या हुआ ना, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। यही आपको लिखना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विवरण का वर्णन कीजिए। यानी कि देखो क्या लिखना है, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना सन 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। बस आपको ये लिख देना है, यानी कि भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। देश का अधिकांश सूती वस्त्र मिले महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब में दोस्तों। ठीक है ना। तो ये आपका 2 नंबर देखा जाएगा दोस्तों, अगर आप ऐसा लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान से देखना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि स्थानीय निवासियों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करना। सरकार से मांग की गई कि जंगल की कटाई पर कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को न दे। यानी कि जंगल को काटने के लिए कोई भी ठेकेदार किसी भी को काटने का आदेश ना दे दोस्तों। ठीक है ना। ये हमारा चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ये हमारा 2 नंबर का मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना क्वेश्चन।
देखो अगला क्वेश्चन हमारा, आपदा से आप क्या समझते हो दोस्तों। ये क्वेश्चन पक्का आएगा दोस्तों, इसको लिख लेना। प्रथम नहीं तो द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि आपदा क्या है। देखो बहुत बढ़िया है। देखो आपदा को आप किस तरीके से लिख सकते हो, देखो आप ऐसे लिख देना आपदा को, आपदा वह प्रक्रिया है या फिर आपदा उसे कहते हैं जो बिना बताए आता है, और आता है तो अपने साथ हज़ारों मतलब ना जैसे हज़ारों मनुष्य, हज़ारों गाय, हज़ारों पशुएं, मतलब कि बहुत चीज़ नुकसान आपस में लेकर मतलब ना वो अपने साथ लेकर जाता है। तो सिंपल में लिखना, ऐसी दुर्घटना जिनका तत्काल में मानव के जीवन तथा उनकी संपत्ति पर पेड़ तथा जिससे संपत्ति पर पड़े तथा जिनसे जान माल की काफ़ी अधिक क्षति हो, इस परिस्थिति को ना हम लोग क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे। तो दोस्तों ये आप लोग आपदा का परिभाषा मत लिखना, ये आप लोगों से याद नहीं होगा। सबसे सिंपल दोस्तों आप लोग लिखना, वो आपदा उसे कहते हैं जो बिना बताए आता है। आपदा उसे कहते हैं जो बिना बताए आता है, और जब आपदा आता है तो अपने साथ विनाश लीला लेकर आता है। हज़ारों मनुष्य, हज़ारों पशु पक्षी, हज़ारों घरे को अपने साथ तबाह लेकर तबाह कर चला जाता है। इसी सब को सम्मिलित रूप से आपदा कहा जाता है। आपदा दो प्रकार के मुख्य रूप से होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। ठीक है, बस इतना लिख देना, छोड़ देना। तो आप लोग बता देना, आपदा में भूकंप, चक्रवात, सुनामी इत्यादि आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, भूकंप क्या है। देखो क्वेश्चन आपका आ गया, भूकंप क्या है और इससे बचाव के किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। तो पहले आपको बताना भूकंप क्या है। तो दोस्तों आपको पता है भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ये भी आपको लिखना है, ऐसे लिख देना है। अब देखो किताब में वो देखो मत क्या लिखा है वो मत देखो, पहले मेरी बात सुन लो। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो बिना बताए आता है, और भूकंप जब आता है तो अपने साथ तबाही लेकर आता है। हज़ारों घरें, हज़ारों मतलब ना पशु पक्षी, हज़ार मानव मनुष्य, बहुत सारे जाने अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो वही तो है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो बिना बताए आता है। भूकंप आती है तो अपने साथ तबाही लेकर आती है। भूकंप के आने के बाद हज़ारों जाने जाती है। भूकंप आता है तो कई सारे समस्याएं, विकास इत्यादि ठप हो जाते हैं। जब भूकंप आएगा तो जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में काम होती है जैसे बैंकिंग वगैरह का, इस सब का तो बंद हो जाएगा ना। और देखिए इनके बचाव का मुख्य कार्य, भूकंप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय। सबसे पहले दोस्तों भूकंप अगर आए ना तो भूकंप के दौरान खुले मैदानों में रहना चाहिए। हम लोग के गांव में दोस्तों एक बार भूकंप आया था, हम लोग के गांव में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बार ना भूकंप का झटका बहुत तेज़ लगा था। तो उस समय ना लगभग 2-3 दिन तक ना लोग परे चावरे में सोए रहे, घर से बाहर सब कुछ सोते थे, ठीक है ना, मतलब खेतों में सोते थे, ठीक है ना। तो भूकंप के दौरान खुले मैदानों में रहना चाहिए। अब देखो भूकंप से अगर बचना है तो भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। भूकंप रोधी भवनों का मतलब कि आप अपना भवन जो घर बना रहे हैं ना उसको आयताकार के रूप में बनाओ। ऐसे आयताकार के रूप में बनाओगे तो आपका घर जो है ना भूकंप से बच सकता है। अब सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का राहत कार्य किया जाना चाहिए। ये हमारा तीसरा दोस्तों उपाय हो गया, ठीक है ना। ये दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के किन्हीं 2 रोपड़ फसलों का नाम लिखिए। तो भारत के दोस्तों 2 रोपड़ फसल, पहला आपका रबड़ हो जाएगा, दूसरा आपका केला हो जाएगा। ये भारत के 2 रोपड़ फसल है, दो रोपड़ फसल यानी 2 नंबर का मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, सूचना अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, आपको बताना है दोस्तों। ये देखिए सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उत्तर में लिखना, सूचना का अधिकार आंदोलन 2005 ईस्वी में लागू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सत्ता में आंशिक साझेदारी करना, सरकारी कामकाजों पर नियंत्रण करना तथा सरकारी मुलजिमों के कार्यों का सार्वजनिकरण करना। बस यही आपका हो जाएगा और ये आपका 2 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन संसाधन का परिभाषा है, बहुत इजी परिभाषा है संसाधन का। अगर ये परिभाषा पूछेगा लिखिएगा, सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे भूमि, जल, खनिज, वायु, प्रकाश इत्यादि। ये सब क्या दोस्तों, तो आपके संसाधन है। PDF हम आपको सेंड कर देते हैं, आप वहाँ से एक बार फिर से डाउनलोड करके आप उसको देख लेना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों बहुत VBI क्वेश्चन था, इसको अच्छे से एक बार देख कर ही जाना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के बाद पछताने से कोई फ़ायदा है नहीं।